बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एमबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान की मुश्किलात में बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है और संगीन इजाफा होगा ये, यानी इमरान खान के लिए बहुत 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 मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। और ये इस बार जो इमरान खान को चोट लगेगी वो कहीं और से नहीं बल्कि उनको अपने ही घर से लगेगी। कहते हैं ना कि घर को लगती है आग घर ही के चिराग से, तो बहरहाल इमरान खान को वो आग लगने को तैयार है। और इसके अलावा हम आपसे बात करेंगे कि 21 सितंबर को मरियम नवाज लंदन क्यों जा रही हैं। और दूसरी बात, जो अहम तरीन बात हम आज करने जा रहे हैं वो ये है कि सिर्फ सियासतदान ही हथौड़ा गर्दी का शिकार क्यों होते हैं। सिर्फ सियासतदानों को ही हथौड़ों से उनके सरों को क्यों कुचला जाता है, उनकी जबानों को क्यों कुचला जाता है। आइए, इंतहाई हमारा आज का अहम तरीन मौजू है। और अहम तरीन मौजू ये भी है कि नवाज शरीफ ने अपनी ही पार्टी के अंदर बगावत कर दी है। अब आगे देखते हैं कि मामला कहाँ तक पहुँचते हैं और कहाँ तक नहीं पहुँचते। लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊँगा कि ये वही नवाज शरीफ है जिसने जनरल कमर जावेद बाजवा को तोसी देने के लिए कुरान पे लोगों से हाथ रखवाए थे। ये मामला क्या है, ये भी हम आज के व्लॉग में शामिल करेंगे। इसलिए नाज़रीन, आपसे इल्तमास है कि अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान की कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून का मामला थोड़ा सा लंबा है, इमरान खान का थोड़ा सा है। तो इस वक्त जो इमरान खान है उसके लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ रही हैं। सैफर केस में जो है वो मुश्किलात बढ़ रही हैं। और इसके अलावा जो इमरान खान के लिए फॉरेन फंडिंग केस में और तोशाखाना केस में, अल कादिर ट्रस्ट केस में मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा होने जा रहा है। और इस तरह एक इमरान खान के लिए बहुत बड़ी जो मुसीबत है जो उसके सर पे मंडला रही है वो ये है कि एहसान न्याजी ने जेल की जो सोबतें हैं वो बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी साड़ी तौबा, बस हम फिर नहीं आएंगे इधर, हमने फिर लड्डू नहीं खाना जी। ये बड़ा मुश्किल लड्डू है, इसके बाद बड़ी तकलीफ होती है। तो बहरहाल एहसान न्याजी साहब इमरान खान के लिए वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। और उन्होंने ये बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि 9 मई को जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था तो नेब कस्टडी में, और उसके बाद जब उसको सर्किट हाउस पे भेजा गया था, यानी पुलिस लाइन का जो सर्किट रेस्ट हाउस था, वहां पर उसने कितने सरकारी फ़ोन और कितने प्राइवेट फ़ोन इस्तेमाल किए, सारी तफसील एक एक दे दी है। और ये वही तफसीलात हैं कि जब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद राना सनाउल्लाह ने अचानक से रात को 11 बजे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारे पास ठोस शवाहिद आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर एहसान न्याजी वादा माफ गवाह बनते हैं तो इमरान खान की मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त इमरान खान के लिए मुश्किल में और भी बढ़ रही है कि शेख रशीद लापता है, शेख रशीद गुम है। अब ना तो उसको जो जेवर हैं वो पहनाए जा रहे हैं, ना उसको ससुराल भिजवाया जा रहा है। अब मसला ये है कि शेख रशीद जो सिगार जला के और सिगार के कश लेके और इमरान खान के दौर में वजारत के मज़े लेते हुए, वजारत दाखिला के मज़े लेते हुए अपने मुखालिफ जमातों के रहनुमाओं को जिस तरह गिरफ्तार होने पर खुश हुआ करते थे, आज वो खुद लापता हैं। आज वो खुद उस मकाफात अमल का हिस्सा बन चुके हैं। अब देखना ये है कि शेख रशीद, बहरहाल हमारी तो कोशिश ये है कि सहाफ़ी इमरान रियाज हो या शेख रशीद हो, जितने भी लापता अफराद हैं उन सबको बाहर ले आओ, उन सब का ट्रायल करो, उन सबको जो एक लीगल ड्यू प्रोसेस है एक कानून का, उससे गुजारा जाए। और अगर मुलजिम है, मुजरिम है, जुर्म साबित होता है तो सजाएं दो। ये गुमशुदगियां, ये उठाकर ले जाना, ये मस्खलाशें, ये गलत प्रैक्टिस है। इसके आगे चल के नताइज बहुत ज्यादा बुरे निकलेंगे। शेख रशीद हमें प्यारा नहीं है। मैं तो कहता हूं कि मतलब गुज़िश्ता रोज जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने परवेज इलाही के लिए कुछ कहा था, मैं तो नहीं कह सकता। जरा आप मुलाजा फरमा लें, छोटा सा क्लिप है कि बिलावल ने क्या कहा था। पुरानी तारीख तो इसलिए नहीं दोहराई जा रही है। ये मैंने कुछ कहना था फिर मैंने अपने आप को रोक दिया। इसलिए अंग्रेजी में आप कुछ कहते हैं तो उसका इतना वो मीनिंग नहीं होता है अगर आप ट्रांसलेट करते हो। लेकिन आप जब अपने पेट्स पालते हो
तो आप खुद अपना पेट को अगर रखते हो, आप बंद करते हो या रहा करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी नाज़रीन, ये वही पीठ है, ये जो है वो परवेज इलाही की तरह शेख रशीद भी गेट नंबर 4 का पीठ है। तो जाहिर है कि सारा दिन वहीं पे दुम हिलाते रहते थे, और आज जब वहां से ताले लग गए हैं तो फिर जाहिर है कि लावारिस बच्चों का तो यही असर होता है। इसके अलावा नाज़रीन हम बात करेंगे कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां के जो पॉलिटिशियंस हैं या जो सियासतदान हैं या जो सियासी निज़ाम है या जो जमहूरी निज़ाम है या जो जमहूरी इदारे हैं, वो हमेशा दो तरफ से मारे गए हैं। या तो उन्हें लांग बूटों से कुचला गया है, या तो उन्हें हथौड़ा गर्दी का शिकार बनाया गया है। हथौड़ा गर्दी का से मतलब अदलिया है। अदलिया ही है कि जिसने मेरे ख्याल में जस्टिस मुनीर साहब थे कि जिनके एक फैसले ने पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। और फिर ये अदलिया ही थी कि जिसने जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया, यानी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने आइन दिया इस मुल्क को, और उसके बाद फिर एक तरमीम लाई गई कि जो भी इस आइन से इनहराफ करेगा उसकी सजा मौत होगी। और फिर हुआ यूं कि जिन्होंने इनहराफ किया उनका तो आज तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गए। ये अफसोसनाक तारीख है और शर्मनाक तारीख है। तो आखिर सियासतदान ही लांग बूटों के तले क्यों कुचले जाएं? आखिर सियासतदान ही क्यों हथौड़ा गर्दी का शिकार हों? यही वो मुद्दा है नवाज शरीफ का, जो वो चीख रहा है कि भाई अब मिट्टी पाव वाली कहानी खत्म करो, अब मिट्टी नहीं, अब एहतसाब दो, अब एहतसाब होगा। अब वो चाहे जस्टिस एजाजुल एहसान हो, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी हो, जस्टिस साकिब निसार हो, जस्टिस खोसा हो, जस्टिस अजमत सईद हो, जस्टिस गुलजार हो, जनरल फैज हो, जनरल बाजवा हो, इन सब का एहतसाब होगा। अब मिट्टी पाव वाली कहानी नहीं होगी। एहतसाब होगा तो ये मुल्क चलेगा, एहतसाब होगा तो इदारे अपने पांव पर खड़े होंगे, एहतसाब होगा तो इदारे मुस्तहकम होंगे, एहतसाब होगा तो मईशत मुस्तहकम होगी। अगर गुंडों, बदमाशों, आइन तोड़ने वालों और जो है वो अदालतों में बैठकर कानून की धज्जियां उड़ाने वालों, आइन को रीराइट करने वालों और अपनी मर्जी के बेंचेस फिक्स करने वालों और अपनी मर्जी के फैसले सुनाकर और अपनी मर्जी के लोगों को लाने और प्रोजेक्ट इमरान जैसे घटिया और गलीज तरीन प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके पाकिस्तान की मईशत को तबाह और बर्बाद करने जैसे मंसूबे लाने वालों को अगर इस बार छोड़ दिया गया तो फिर ये बहुत गलत होगा, बहुत गलत होगा। और यही मैं कह रहा था कि PMLN के सरबराह ने यानी नवाज शरीफ ने अपनी ही पार्टी में बगावत कर दी है। और मैं जानता हूं, नवाज शरीफ भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं सारे, कि क्या जनरल मुशर्रफ का एहतसाब हुआ? क्या जस्टिस सेठ वकार को कोरोना की आड़ में कत्ल नहीं कर दिया गया? जस्टिस सेठ वकार जिसने जनरल मुशर्रफ को सजाए मौत दी थी और ये कहा था कि अगर किसी दूसरे मुल्क में वो मर भी जाएं तो उनकी लाश को लाकर डी चौक पर लटका दिया जाए। यही है सजा आइन शिकनों की, यही है सजा जो आइन को लांग बूटों तले मस्क कर जो है वो रोन देते हैं और कहते हैं कि आइन है क्या, कागज का टुकड़ा है, मैंने उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया है। जनरल मुशर्रफ, तो फिर इस तरह मुल्क कैसे चलेगा? जब आप खुद ही आइन से बाहर निकलकर खेलेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो ऐसा नहीं चलेगा। बहरहाल इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ दो तरफा तसादुम के लिए तैयार होकर आ रहे हैं। एक उनका जो झगड़ा होगा वो होगा जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट से और दूसरा होगा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से। और हमेशा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपने जर्नल्स को, चाहे वो करप्ट हों, चाहे वो कातिल हों, चाहे वो आइन शिकन हों, चाहे वो जो है वो जस्टिस आसिम हो, चाहे वो अपना क्या नाम है इसका जनरल बाजवा हो, चाहे वो इसका क्या नाम था, अभी आपको सारे बताता हूं, चाहे वो जनरल अख्तर अब्दुल रहमान हो, चाहे जो है वो जनरल असलम परवेज हो, चाहे वो कैनी हो, कैनी के भाई हो, जनरल फैज के भाई हो, और अपना उस वक्त अपना असलम बे के साथ जो ISI चीफ थे अपना दुरानी साहब, वो चाहे वो हो, चाहे राहील शरीफ हो, जो भी हो,
سب کو عام معافی ہے جی پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کو عام معافی ہے, جوڈیشری میں ججز کو, کرپٹ ججز کو عام معافی ہے. ٹیپ سامنے آتی ہے کہ جی ٹرک آ رہے ہیں, ٹرک کا مطلب کروڑوں ہوتے ہیں, کروڑ 1 کروڑ. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ جوڈیشری اس حد تک کرپٹ ہو جائے گی, جوڈیشری اس حد تک یعنی پنجابی اسٹیبلشمنٹ اس حد تک دیدہ دلیری کے ساتھ کرپشن کرے گی کہ ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا, تو پھر مسئلہ تو ہوگا. جسٹس اعجاز الاحسن یعنی جسٹس قاضی فائز صاحب کے بعد چیف جسٹس ہوں گے. اب کیا عدلیہ اپنے جو آنے والے چیف جسٹس ہیں, کیا ان کو کٹہرے میں کھڑا کرے گی؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے؟ اب یہ قاضی فائز صاحب کا بھی امتحان ہے. بہرحال افسوس کی بات یہ ہے کہ نواز شریف آج انہی کے لیے سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں, انہی کے لیے احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں, جن میں سے ایک جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں, جن کی توسیع کے لیے نہ صرف نواز شریف نے اپنا اور اپنی پارٹی کا منہ کالا کیا, بلکہ اس میں پیپلز پارٹی اور پوری پارلیمان کا بھی منہ کالا کیا, پارلیمان کو بھی داغدار کیا, اور پارلیمان سے بھی قانون سازی کروا کے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دلوائی, اور پھر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے سب سے کہلوایا کہ یہ سب کچھ ہم جو ہے وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. اگر ذاتی مفاد نہیں ہے تو کیا بھائی آپ کا سسر لگتے تھے؟ کیا تھا؟ کیوں آپ نے ایکسٹینشن دی؟ آپ کو پتا نہیں تھا کہ وہ پروجیکٹ عمران کا حصہ ہے؟ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے جو ہے وہ پارلیمانی تاریخ پہ تو ویسے بھی کئی دھبے ہیں, آپ نے ایسا بدنما دھبا لگایا کہ جس کو اپنے 1.5 سالہ دور اقتدار میں اس قانون سازی کو ریورس تک نہیں کیا. ریورس تو کروا دیتے, ختم تو کروا دیتے کہ آگے یہ چیز نہ ہو, آگے کسی چیف جسٹس اپنا چیف آف آرمی اسٹاف کو اس طرح ان کی مرضی کے مطابق ایکسٹینشن نہ ملے, یا شاید پھر آپ چاہتے تھے ایکسٹینشن کی راہ کھلی رہے, کیونکہ اگر اپنا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ آپ کی ایکویشن بن جاتی ہے تو پھر آپ ان کو ایکسٹینشن دے دیں گے. تو ٹھیک ہے بھائی, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے, اور ہمارا کام ہے چغلی کھانا, ہم چغلی کھائیں گے اور ہم چغلی کھا رہے ہیں. تو بہرحال ناظرین اس وقت تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.